माधवपुर गांव के रहने वाले एक संपन्न किसान हरिप्रसाद के दो लड़के थे, एक चंचाक और दूसरा शेखर। दोनों भाई जब किसी छोटी सी बच्ची को देखते तो दौड़कर माँ बापू के पास जाते और कहते, बापू, मेरी छोटी बहना कब घर आएगी। कभी कभी छोटा भाई शेखर रोने लगता तो हरिप्रसाद और उनकी पत्नी कुंती बच्चों को दिलासा देती और कहती, आएगी बेटा, आएगी, ज़रूर आएगी। रास्ता लंबा है और बहन भी छोटी है, इसलिए आने में समय लग रहा है। बच्ची के लिए हरिप्रसाद और उनकी पत्नी कोई उपाय नहीं छोड़ा था। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मन्नत और अनुष्ठान रखना, सभी कुछ उन्होंने किया था। देखते ही देखते 15 साल बीत चुके थे। एक तरह हरिप्रसाद और उनकी पत्नी मन से हार मान चुके थे कि अब उनके घर कोई कन्या जन्म नहीं लेगी। बड़ा बेटा शंशाक अब कॉलेज में पहुंच चुका था और शेखर 8वीं कक्षा में। दोनों भाई अभी भी रक्षाबंधन के दिन बहन की राह देखते, शायद भूले भटके कोई बहन घर में आ जाए। एक दिन गांव के पुरोहित से हरिप्रसाद ने पूछा, क्या कोई ऐसी भगवान की पूजा है जिसे करने से मन्नत पूरी हो जाती है। पुरोहित जी ने कहा, हाँ, एक ऐसी पूजा है जिसे पूरा करने से भोलेनाथ खुश होकर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। यदि सावन में कोई व्यक्ति कांवर में जल लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाता है तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। सावन आने पर हरिप्रसाद और कुंती कांवर में जल लेकर शिव की नगरी बाबा वैद्यनाथ धाम गए और वहां उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ गरीब की पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरी झोली में कन्या डाल दीजिए। हे प्रभु, मेरे दोनों बच्चे एक बहन के लिए तरस रहे हैं, उनकी मनोकामना प्रभु पूरी कर दीजिए। हे प्रभु, जब कन्या होगी तो हम दोनों कन्यादान करेंगे और महादान का भागी बनेंगे। वैद्यनाथ धाम से वापस आने के बाद भोलेनाथ ने उनकी सुन ली। कुंती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नामकरण में शक्ति नाम पड़ा। शक्ति का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। शिव की पूजा और पूरे गांव को भोज खिलाया गया। दोनों भाई शंशाक और शेखर बहुत खुश थे क्योंकि प्यारी सी गोल मटोल बहना घर आई थी। दोनों भाई प्यार से शक्ति को खिलाते, गाना सुनाते और बाहर घुमाने के लिए जाते। शक्ति जल्दी जल्दी बड़ा होने लगी। नानी के घर बड़गांव जाती, वहाँ भी सब उतना ही प्यार करते क्योंकि मामा के पास भी कोई बेटी नहीं थी। शक्ति 2 घरों में इकलौती लक्ष्मी थी। शक्ति इतनी सुंदर गुड़िया जैसी लगती कि गुड़िया भी उससे शर्मा जाए। 5 साल की शक्ति जब हो गई तो दोनों भाइयों ने सलाह की और अपने पिताजी से कहा, बापू, तो हरिप्रसाद ने कहा, कहो क्या बात है। शक्ति गांव के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगी, उसे हम लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नाम लिखाएंगे। हरिप्रसाद ने कहा, ठीक है, तुम लोग को जहाँ अच्छा लगता है पढ़ाओ, पर उसे रोज़ स्कूल छोड़ने कौन जाएगा। बेटा, मैं तो उधर नहीं जा सकता क्योंकि मैं उधर जाऊँगा तो इधर काम कौन देखेगा। शंशाक ने कहा, बापू, इसकी चिंता छोड़ दो, मैं उसे ले जाया करूँगा और ले आया करूँगा, ठीक है, जैसा तुम लोगों की मर्जी। ये कहकर हरिप्रसाद खेतों की ओर चल दिए। शक्ति के जन्म के बाद हरिप्रसाद के खेतों की उपज बहुत बढ़ गई। जो खेत में उपज कम होती थी उसमें भी उपज ज़्यादा होने लगी। पूरा साल घर खर्च, बच्चों के पढ़ाई, रिश्तेदारी, सबके बाद हरिप्रसाद 2 लारव का घान गेहूँ बिक्री कर देते थे। एक तरह से वो एक संपन्न किसान की गिनती में आते थे। शक्ति स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज में पहुंच गई। शंशाक स्टेट बैंक में एक अधिकारी हो गया और शेखर एक आयकर अधिकारी हुआ। हरिप्रसाद ने कुंती से कहा, शक्ति की माँ, बच्चे अब काम पकड़ लिए, अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। कुंती ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। लड़के जब नौकरी में आ गए तभी से ही लड़की वाले रिश्ते के लिए आना शुरू कर दिए। कहीं घर अच्छा तो कन्या नहीं, कहीं कन्या अच्छा तो घर नहीं। शंशाक के बैंक में एक ममता नाम की लड़की कैशियर थी जो शंशाक को अच्छी लगती थी। उसका व्यवहार, कुशलता, शालीनता शंशाक को सभी अच्छा लगता था, पर वह ममता से कह नहीं पाता था। एक दिन लंच समय में ममता से पूछ ही बैठा, ममता, कहिए सर, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी के लिए परेशान होते होंगे ना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सभी बहन भाई छोटे थे तभी पिताजी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, 2 भाई और 2 बहन हैं। एक भाई कॉलेज में पढ़ता है और सब अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं। शंशाक समझ गया कि पिताजी नहीं होने से घर ममता को ही चलाना पड़ता है। ममता के ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता
तो शंशाक उसकी मदद कर देता। एक दिन कॉलेज से लौटते समय शक्ति ने भाई को ममता के साथ चाय पीते देखा। वहाँ तो वो कुछ नहीं बोली। घर आकर शंशाक से पूछा, भैया, आपके साथ जो लड़की चाय पी रही थी वो कौन है और क्या करती है? शंशाक ने कहा, बहना, वो मेरी दोस्त है, बैंक में मेरे साथ काम करती है, उसका नाम ममता है। भैया, ममता आपको ज़्यादा अच्छी लगती है क्या? क्या वो तुम्हें पसंद है? हाँ, बोलो, नहीं तो मैं बापू से कह दूंगी। शंशाक ने कहा, अच्छी लगती है, पर बाबू से ना कहना। दूसरे दिन शक्ति ने माँ से कहा, माँ, एक लड़की है जिसका नाम ममता है, वो भैया के बैंक में काम करती है, भैया को वो बहुत अच्छी लगती है, तुम बैंक जाकर देखो ना उसे। दूसरे दिन कुंती ने कहा, शंशाक, मुझे आज बैंक ले चल, तुम्हारी दोस्त ममता को देखना है। शक्ति ने मुझे सब बता दिया। देखने के बाद मैं चटमंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। शंशाक माँ को लेकर बैंक आया और ममता से परिचय कराया। कुंती भी ममता की शालीनता और व्यवहार से मोहित हो गई और उसने ममता से घर का पता लेकर चली आई। शाम को खेत में आने के बाद कुंती ने हरिप्रसाद से कहा, देखो जी, मैं आज बैंक गई थी। वहाँ मैं शंशाक के सभी दोस्तों से मिली। वहाँ एक ममता नाम की लड़की भी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। शंशाक भी उसको पसंद करता है। मैं उसके घर का पता लाई हूँ। कल मैं सोच रही हूँ कि शेखर के साथ उसकी माँ से मिल आऊँ। हरिप्रसाद ने कहा, ठीक है। शंशाक की माँ शेखर को लेकर चली जाना। दूसरे दिन शेखर को लेकर कुंती ममता के घर पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। ममता की माँ ने कहा, आइए, आप लोग बैठिए। अब बताइए, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम है? कुंती ने कहा, मैं शंशाक की माँ हूँ। ये मेरा छोटा बेटा शेखर है। आपकी बेटी और मेरा बेटा एक ही बैंक में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है। बहन जी, ममता के पिता नहीं हैं, घर को मेरी बेटी ही देखती है। बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है और ट्यूशन करता है। इस स्थिति में मैं बड़ी दुविधा में हूँ। कुंती ने कहा, ममता की माँ, आप चिंता नहीं कीजिए। 2 जोड़े वस्त्र में बेटी को विदा कीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। जब तक आपका लड़का नौकरी नहीं पकड़ लेता, तब तक आप लोगों की देखभाल ममता ही करेगी। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शशांक और ममता इस सादे समारोह में परिणय सूत्र बन गए। शक्ति को तो जैसे खुशियों का खजाना ही मिल गया। नंद भाभी का प्यार ऐसा था जैसे बचपन की कोई सखी हो। ममता ने अपने प्यार व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। हरिप्रसाद शंशाक के विवाह भोज में पूरे गांव को भोज खिलाकर वर वधू को आशीर्वाद दिलाया। दोनों भाई शक्ति को योग्य और कर्मठ बनाना चाहते थे। बापू हरिप्रसाद का सपना था कि अब बिटिया बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दें। उन्होंने इस विषय पर दोनों बेटे से बात की। दोनों भाई ने बापू से कहा, बापू, शक्ति अभी बीए फाइनल में गई है। बापू, आगे वो पढ़ना चाहती है या कोई काम करना चाहती है, उसकी सहमति से ही निर्णय लेंगे। बापू, पहले जैसा अब समय नहीं रहा। लड़कियां अब घर के दायरे से बाहर निकल चुकी हैं। अगर शक्ति कुछ भी ना करना चाहे तो योग्य घर वर देखकर शादी कर देंगे। हरिप्रसाद ने कहा, शंशाक, मैं सोच रहा था कि पहले शक्ति का विवाह करूंगा, फिर शेखर का। शक्ति की शादी में देरी करूंगा तो शेखर की उम्र बढ़ जाएगी। शंशाक ने कहा, बापू, पहले आप शेखर का कर दीजिए, फिर हम लोग शक्ति का शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और मन की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लड़की वाले तो शेखर की शादी के लिए आ ही रहे थे। राम संजोग जो एक ठेकेदार थे, उनकी बेटी अंजलि से शेखर की शादी तय हुई। राम प्रसाद ने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी। राम संजोग एक नामी ठेकेदार थे। राम प्रसाद को बिना मांगे ही दहेज में कोई कमी नहीं की। अच्छे ढंग से बारात का स्वागत किया और साथ में ऐशो आराम की सारी वस्तुओं के साथ बेटी दामाद को नई कार में विदाई की। शेखर के ससुर की संपन्नता देखकर गांव वालों की जलन हो गई। ठेकेदार राम संजोग की लड़की अंजलि खूबसूरत तो थी ही, पर ऐशो आराम में रहने की वजह से जिद्दी और लापरवाह थी। राम प्रसाद ने शेखर का विवाह भी धूमधाम से मनाया। 2 भाभी के बीच अकेली ननद शक्ति खुद को भाग्यवान समझने लगी। नई रसोई की विधि करने के अवसर पर कुंती देवी ने कहा, बेटी अंजलि, आज से ये घर तुम्हारी और ममता का है। एक छोटी सी बहन शक्ति तुम लोगों की है। तुम लोग आपस में प्रेम से रहना, सुख दुख बांट कर चलना। कुंती देवी की ये बात अंजलि को पसंद नहीं आई।
बोली तो वो कुछ नहीं, पर मन से सहमत नहीं थी। सुबह अंजलि देर से उठती थी। तब तक ममता और शक्ति मिलकर खाना बना लेते थे। खाना खाने के बाद शशांक और ममता बैंक निकल जाते और शक्ति अपने कॉलेज के लिए रवाना होती। शेखर भी ऑफिस चला जाता। घर में सास कुंती और बहू अंजलि बच जाते थे। नहा धोकर अंजलि खाना खाती और सारा दिन स्मार्टफोन या फिर टीवी में उलझी रहती। कभी कोई मेहमान इस बीच आ जाते तो जैसे तैसे उठकर चाय नाश्ता कर देती। कभी कभी कोई मेहमान बिना चाय नाश्ते के ही चले जाते। ये बात कुंती देवी को अच्छी नहीं लगती, पर सोचती कि बहू है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। अंजलि इन सब बातों से अनजान रहती। इसी बीच ममता गर्भवती हो गई तो उसे परेशानी होने लगी। कुंती ने अंजलि से कहा, बहू ममता की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम सुबह उठकर शक्ति के साथ मिलकर घर का काम कर लेना। अंजलि ने कहा, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। छोटी बहन शक्ति सुबह का काम कर लेगी और मैं शाम का काम कर लिया करूँगी। शक्ति बड़ी भाभी के लिए जल्दी उठती और जल्दी जल्दी काम करती। उसे काम करता देखकर ममता भी लगती, कभी कभी घुट्टी ले लेती। एक दिन ममता ने शक्ति से पूछा, बहन बीए करने के बाद क्या करोगी? कोई काम करोगी या फिर पढ़ोगी? शक्ति ने कहा, भाभी मैं पहले अंग्रेजी में पीजी करूँगी और उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर बनूँगी। ममता ने कहा, बहुत ही सुंदर विचार हैं। तुम्हें प्रोफेसर बनना है। मुझसे जो बन पड़ेगा वो भैया और मैं करूँगी। उसके बाद ही हम लोग शादी के लिए सोचेंगे। शक्ति बीए फाइनल में 83% नंबर लेकर पास हुई। घर में अपने दोनों भाइयों से अव्वल आई थी। इससे दोनों भाई उससे खुश थे। उसके पास होने की खुशी में दोनों भाई और भाभी ने मिलकर खुशी मनाई। उपहार के तौर पर दोनों भाइयों ने एक स्कूटी खरीदकर शक्ति को दी, ताकि उसे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। शक्ति को अंग्रेज़ी में पीजी एडमिशन मिल गया, क्योंकि बीए ऑनर्स भी अंग्रेज़ी में ही था। भैया के दिए तोहफे से शक्ति बहुत खुश थी। देखते ही देखते शक्ति बुआ भी बन गई। शशांक का लड़का बहुत ही प्यारा था। पूरे घर के लिए खिलौना आ गया था। दादा दादी और बुआ सारा दिन उसी में लगे रहते। सबने उसका जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। नामकरण समारोह में बुआ शक्ति ने उसका नाम उत्सव रखा। बुआ उत्सव को दूध पिलाने से लेकर दिन भर की देखभाल दादी ही करती। कभी भी चाची उसकी देखभाल में हाथ नहीं बटाती। उत्सव रोता तो अंजलि कहती, माँ उत्सव को लेकर बाहर बैठिए, मुझे नींद में बाधा हो रही है। इसी बीच शेखर का प्रमोशन हो गया। उसे सरकारी बंगला और कुक और नौकर सभी मिला। शेखर को वहाँ जाने का मन नहीं था, पर माँ पिताजी और भैया की वजह से वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद अंजलि और भी घमंडी और लापरवाह हो गई। हमेशा यही सोचती कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। मेरे पिताजी एक संपन्न ठेकेदार और मेरा पति एक अफसर। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। उसने एक दिन शेखर से कहा, सुनते हो, क्यों ना हम लोग शहर में घर बना लें? शेखर ने कहा, नहीं, जब तक हम लोग शक्ति की शादी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे। अंजलि ने कहा, उसकी शादी में बड़े भैया भी तो मदद करेंगे ना, वो उनकी भी तो बहन है। अंजलि तुम चुप रहो। शक्ति हम दोनों भाई की प्यारी बहन है, इसमें तुम कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। अंजलि गुस्से में आकर वहाँ से चल दी। कुछ दिन के बाद शेखर की पत्नी माँ बनी तो शेखर ने अंजलि को घर पहुँचा दिया। यहाँ आने के बाद भी वो पहले जैसे ही थी। उसने कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम दादी ने परी रखा था। परी बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। जेठानी ममता और शक्ति ही पूरा दिन घर संभालते थे। दादी कुंती पोता उत्सव और पोती परी को देखती थी। दादी खुश होकर कहती, मेरा पोता उत्सव अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी प्यारी बहन परी भी है। हरिप्रसाद का पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। पीजी फाइनल ईयर में आने के बाद शक्ति के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। दोनों भाई लड़का सरकारी जॉब वाला ही देखते या फिर प्रोफेसर। जितना अच्छा कुर्सी उतना ही अच्छा लड़का वालों की मांग होती। देखते देखते शक्ति ने पीजी की परीक्षा पास करके नेट की परीक्षा भी पास कर ली। वो जहाँ तहाँ लेक्चरार पद के लिए आवेदन देने लगी। आखिरकार शक्ति की मेहनत रंग लाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर शक्ति की नियुक्ति हो गई। शक्ति की माँ पिताजी के पास से कॉलेज कैंपस में आ गई। इतने कम दिन और कम समय में नौकरी में आना शक्ति का सपना लगन और मेहनत ही था। दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी बहन घर का काम देखते हुए पढ़ाई और नौकरी दोनों ही कर रही थी।
शक्ति का मेहनत और व्यवहार ने उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए। पीएचडी करने के बाद स्थायी प्रोफेसर हो गई। अब वो डॉक्टर शक्ति के नाम से जानी जाने लगी। कुछ ही दिन इसी कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर कौशल देहरादून में आए थे। साइंस डिपार्टमेंट के होते हुए भी हंसमुख स्वभाव के और मिलनसार थे। शक्ति और कौशल मिलते तो उनके साथ आपस अच्छी बनती थी। दोनों के विचार आपस में बहुत मिलते थे। इधर देखते ही देखते दोनों भाइयों ने अंत में यही सोचा कि जो भी दहेज लगे देकर शक्ति की शादी अच्छे ढंग से कर देंगे। दोनों भाई ने एक लड़का इलाहाबाद का रहने वाला था, पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। उसकी पोस्टिंग झांसी में थी। दोनों भाइयों ने लड़की वालों से बात की तो उन लोगों को लड़की पसंद आ गई। लड़का रोहन को भी शक्ति पसंद आ गई। शक्ति की शादी 20 लाख नकद, एक कार, बनारस में एक फ्लैट और ऐशो आराम के सारे सामान दोनों भाई ने मिलकर सारा व्यवस्था कर दिए। शादी का दिन भी तय हो गया, पर किसी ने भी शक्ति से ये नहीं पूछा कि उसे ये शादी पसंद है या नहीं। बहुत ही धूमधाम से शक्ति की विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। द्वार पूजा, कन्या निरीक्षण और कन्यादान जो हरिप्रसाद और कुंती देवी ने किया। उस समय शक्ति रो रही थी। उसे लग रहा था कि आज से मेरा घर छूट रहा है, मैं पराई हो रही हूँ। जो घर मेरा था वो मेरा नहीं रहा। सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया। विदाई के समय दोनों भाई शक्ति को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। वही हालत दोनों भाभियों की भी थी। उनको भी अपनी विदाई के दिन याद आ रहे थे। बस छोटा सा उत्सव और परी को ही पता नहीं था कि चाचा और पापा क्यों रो रहे हैं। परी शंशाक और शेखर के आंसू पोंछ रही थी। हरिप्रसाद और कुंती देवी का भी यही हाल था। वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर गए थे। शक्ति के जन्म से लेकर आज तक पालन पोषण और प्यार सभी याद आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। ससुराल में जब शक्ति के कदम पड़े तो उसने सबकी खुशी का ख्याल रखा। शक्ति और रोहन का विचार काफ़ी अलग थे। रोहन की नज़र में नारी उपभोग की वस्तु और घरेलू काम धाम देखने वाली औरत थी। किसी भी बात में शक्ति को पत्नी की अहमियत नहीं देता था। शक्ति, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, तुम ला कर दो। कभी शक्ति कहती, मैं आपकी पत्नी हूँ, दूसरों के सामने मुझे जलील करते हैं, क्या ये अच्छा लगता है? रोहन कहता है, पत्नी ये क्या चीज़ होती है? शादी करता है परिवार बढ़ाने के लिए, माँ की मदद करने के लिए। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हें दान किया है। मैं जैसे चाहूँ तुम्हें रखूँ, वैसे ही तुमको मेरे साथ रहना होगा। शक्ति ने इस बात का जवाब तो कुछ नहीं दिया, पर यह बात मन के अंदर बहुत गहरा घाव कर गई। शक्ति ये बात सोचने पर मजबूर हो गई। समाज में सदियों पहले से लोग कन्यादान करते आ रहे हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते कि उनकी कन्या उनका अपना ही खून है, कोई दान की वस्तु नहीं। फिर कन्यादान क्यों करते हैं? सिर्फ कन्यादान ही क्यों? पुत्रदान समाज क्यों नहीं करता? एक ही माता पिता के दोनों बच्चे, फिर एक कन्या का ही दान क्यों होता है? छुट्टी ख़त्म होने के बाद शक्ति बनारस अपने पिताजी के दिए घर में रहने लगी। बीच बीच में रोहन छुट्टी लेकर बनारस आता और शक्ति का जीवन अशांत करके चला जाता। आने के साथ शक्ति को अवकाश लेना पड़ता। पति का प्यार तो नहीं मिलता, पर ताना ज़रूर मिलता था। रोहन शक्ति को अपनी पत्नी माना ही नहीं करता था, सिर्फ अपनी दान की वस्तु का उपभोग करने आता था। शक्ति देखती थी कि घर में दोनों भाई कितने प्यार से अपनी पत्नी को रखते हैं। मैं भाग्यशाली ही नहीं थी। एक दिन शेखर काम के सिलसिले में बनारस आया तो बहन से मिलने उसके घर भी आ गया। उस दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जलसा था। शक्ति ने शेखर को रोक लिया और कहा, भैया आज आप मेरे साथ कॉलेज के जलसे में चलिए। शेखर इनकार नहीं कर सका। शाम को दोनों भाई बहन तैयार होकर जलसे में जाने के लिए निकले। रास्ते में कौशल जी मिल गए। डॉक्टर शक्ति, कैसी हो तुम? ठीक हो सर। आप कहाँ जा रही हैं? जलसे में? हाँ सर। आपके साथ ये भाई साहब कौन हैं? शक्ति ने कहा, ये मेरे भाई हैं, नमस्कार। दोनों एक दूसरे का अभिवादन किए। बात करते करते कब कॉलेज में आ गए पता ही नहीं चला। किनारे पे शक्ति बैठी, बीच में शेखर और उसके बगल वाली सीट पर कौशल जी बैठे। एक एक कर सब बैठते चले गए। बातों ही बातों में शेखर को पता चला कि कौशल सर उनकी ही बिरादरी के हैं। शेखर ने पूछा, आपकी पत्नी और बच्चे नहीं आए? कौशल सर ने कहा, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की।
मुझे एक सुलझी सोच वाली जागरूक व्यवहारशील पत्नी चाहिए थी, जो मुझे अभी तक नहीं मिली। जिस दिन मुझे मिल जाएगी मैं शादी कर लूँगा। कौशल बातचीत से एक सभ्य और विचारवान लगा। बच्चों सबने डांस, आर्ट, डिबेट कंपटीशन में जमकर हिस्सा लिया। कॉलेज में प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं थी। प्रोग्राम खत्म होते होते रात के 11 बज गए थे। शेखर और शक्ति जब घर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर से रोहन चिल्लाकर पूछ रहा था, इतनी रात को घर आ रही हो? क्या किसी आशिक से मिलने गई थी? शक्ति को घबराहट से बुरा हाल था। बहन को इस हाल में देखकर शेखर ने कहा, ये क्या बात हुई? थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि आपकी पत्नी है? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। आज तो मैंने आपका ये रूप देख लिया है। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरी बहन है। इसके साथ गलत करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन शेखर बहन के पास से घर लौट आया। रोहन का रूप देखकर शेखर के मन में एक दहशत समा गया। उसने अकेले में अपने बड़े भैया शशांक से कहा, भैया, हम लोग बहुत ही शौक से दान दहेज देकर शादी किए, पर हम लोग शक्ति की शादी में ठगा गए। ना ही मनचाहा घर मिला और ना ही वर। लड़का बहुत ही बदतमीज है। शक्ति के साथ वो शालीनता से पेश नहीं आता। मानसिक और शारीरिक यातना मेरी बहन को देता है। मेरी बहन सुखी नहीं रहेगी तो हम लोग भी कहाँ सुख से रह सकेंगे। धीरे धीरे रोहन की बदतमीजियाँ बढ़ती गईं। शारीरिक और मानसिक यातना सहते सहते शक्ति कमज़ोर पड़ गई। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। दोनों भाई शक्ति के पास आए तो देखा कि बहन बीमार है। शक्ति भाई को राखी बांधी। दोनों भाई ने बहन को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने शक्ति का चेकअप किया तो पाया शक्ति डिप्रेशन की शिकार है। उन्होंने दवाइयाँ और नींद की गोली दी। भाइयों से कहा, इन्हें खुशी का वातावरण और शांति चाहिए। दोनों भाई शक्ति की छुट्टी लेकर घर लेते चले आए। कुछ दिन के बाद छुट्टी खत्म होने के बाद शक्ति को फिर बनारस आना पड़ा। शक्ति कॉलेज भी जाती तो गुमसुम उदास सी रहती। शक्ति को इस हालत में देखकर कौशल के मन में ख्याल आता कि क्या उसे कोई परेशानी है। वो पूछने की कोशिश करता पर वो कोई बात ही नहीं कहती। चुपचाप मौन रहती। इधर कुछ दिन से रोहन दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। वह शक्ति को ज़्यादा परेशान करने लगा। शक्ति को कोई औलाद भी नहीं हुई। शादी के 3 साल गुजर चुके थे। पति क्या होता है और उसका प्यार क्या होता है, इससे शक्ति अनभिज्ञ थी। छोटा भाई शेखर का मन नहीं मान रहा था। वो फिर शक्ति को देखने बनारस आया तो देखा कि बहन फिर से बीमार है। शेखर से बहन की ये हालत देखी नहीं गई। शक्ति भाइयों से भी कुछ नहीं बोलती कि भैया परेशान हो जाएंगे। शेखर ने खुलकर बहन से कहा, रोहन परेशान करता है, हम लोग किस लिए हैं? जो भी बात है और परेशानी है खुलकर कहो। ये सुनते ही शक्ति रोने लगी। उसने सब दुख यातना भाइयों से कहा जो रोहन उसे देता था। दोनों भाई ने रोहन को समझाने का प्रयास किया, रोहन सुधर जाए। सुधरने के बजाय रोहन की बदमाशियां बढ़ती ही चली गईं। थककर दोनों भाई ने बहन की खुशी के लिए तलाक के पेपर जमा किए। कुछ दिन के बाद रोहन और शक्ति का तलाक हो गया। शक्ति का जीवन फिर से अकेला हो गया। खुशी, शादी और प्यार के नाम से ही उसे घृणा हो गई। इधर दोनों भाई बहन को देखकर दुखी रहने लगे। एक दिन शेखर ने बड़े भाई शशांक से कहा, भैया, शक्ति की कॉलेज में अपनी बिरादरी का एक लड़का साइंस का प्रोफेसर है, जिसकी शादी नहीं हुई है। वो काफ़ी मिलनसार और समझदार है। कहो तो मैं शक्ति के लिए बात करूं? शशांक ने कहा, एक बार जो हमने गलती कर दी उसे दोबारा नहीं करेंगे। एक बार शक्ति से पूछ लेंगे, अगर वो सहमत होगी तभी उससे बात करेंगे। क्या पता वो एक तलाकशुदा से शादी करेगा या नहीं। हरि प्रसाद और कुंती के सुख चैन गायब हो चुके थे, पर क्या करते, होनी को कौन टाल सकता है। दोनों भाई शक्ति को कुछ दिन के लिए घर ले आए। बीमार रहने के कारण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर का भी यही कहना था कि मन से वो हमेशा खुश रहे। उत्सव और परी दोनों बुआ के साथ खेलते, पर बुआ की उदासी कम नहीं होती थी। उसके मन में शादी एक ऐसा बंधन था जहाँ खुशी नहीं थी। बहू एक बंधुआ मजदूर थी जो दोनों टाइम पेट के लिए खटती थी। शशांक ने अपनी पत्नी ममता से कहा, ममता, हाँ कहिए, तुम शक्ति से दूसरी शादी के बारे में बात करो। उससे कौशल के बारे में पता करो कि वो कैसा व्यवहार का व्यक्ति है। सही रूप से उसे ही पता होगा। अगर वो हाँ कहती है तो मैं और शेखर उससे बात करेंगे। वो भी शक्ति को पसंद करेगा तभी मैं उससे बात करूँगा।
2 दिन बाद ममता छत पर कपड़े उतारने गई तो पीछे पीछे शक्ति भी मदद करने पहुंच गई। ममता और शक्ति हमेशा दोनों एक दूसरे दोस्त के रूप में खुलकर बातें करते थे। ममता ने कहा, ननद रानी, कहो भाभी, मैं एक बात पूछ रही हूँ। आपके कॉलेज में प्रोफेसर कौशल कौशल जी कैसे आदमी हैं? शक्ति ने कहा, भाभी, वो नेक और बहुत ही मिलनसार हैं। किसी के बुरा नहीं सोचते, हर किसी की मदद करते हैं। बच्चे भी सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ननद रानी, आपको कैसे लगते हैं? भाभी, अच्छा ही लगता है। यदि भैया उससे तुम्हारी शादी की बात करें तो कैसा रहेगा? भाभी, आपको क्या हो गया है? कहीं आपने भांग तो नहीं पी रखी? कहाँ मैं एक तलाकशुदा, कहाँ वो एक बैचलर। वो मुझसे क्यों शादी करेगा? ममता ने कहा, अगर वो राज़ी हो जाए तो? भाभी, मैं हमेशा अपराध बोध महसूस करूँगी। मैं आप लोगों पर ज़्यादा बोझ लग रही हूँ तो आप लोग जैसा कहेंगे मान लूँगी, पर मुझे इस बार आप लोग दान नहीं करेंगे। ममता ने संचाक और शेखर से कहा, आप लोग एक बार बात करके देखें। अगर वो शक्ति को पसंद करेगा तो शक्ति मान लेगी। माँ बाबूजी से भी इसके बारे में पूछ लें। दोनों भाई जब माँ पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, अगर हो जाए तो सही है, मेरी तरफ से हाँ ही है। भैया दूज के बाद दोनों भाई कौशल के घर देहरादून गए। कौशल भी कॉलेज की छुट्टी में घर आया हुआ था। कौशल के माँ पिताजी बहुत ही अच्छे ढंग से शशांक और शेखर का स्वागत किए। वो पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे, परंतु काफ़ी नेक, सज्जन और सुलझे विचार रखने वाले थे। शशांक और शेखर ने अकेले में कौशल से पूछा, कौशल जी, आपको मेरी बहन कैसी लगती है? यदि आपको पसंद होगी तभी हम लोग आपके माता पिता से शादी की बात करेंगे। कौशल ने कहा, वो सुशील, नेक और मिलनसार महिला है। मैं तो शादी कर लूँगा, पर शक्ति की इच्छा भी जानना ज़रूरी है। रही बात तलाक की, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अगर तलाक हुआ भी है तो इसमें शक्ति की कोई गलती नहीं होगी। शेखर और शशांक ने जब उनके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जो मेरा बेटे को पसंद वही मेरी पसंद है। आप अपनी बहन को एक बेटी के रूप में मुझे देंगे, वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों भाई शादी की बात पक्की करके आ गए। शादी बनारस से होगी, यही निश्चित हुआ। बनारस में बहुत ही सुंदर और साधारण तरीके से विवाह संपन्न हुआ। इसमें प्रोफेसरों की टोली और गणमान्य लोग शामिल हुए। बहु भोज में भी सभी लोग शामिल हुए। नए ससुराल में आने के बाद शक्ति के सोचने विचारधारा ही बदल दी। शादी का बंधन उसे मंगलमय लगने लगा। कौशल को जीवन साथी के रूप में पाकर सारे दुख दर्द भूल चुकी। प्यार और खुशियों के संसार से शक्ति का परिचय अभी अभी ही हुआ। कन्यादान की रस्म को न करते हुए दोनों परिवार ने बेटा और बेटी को अपनाया। समाज भी इसको समझते हुए सोच बदलने का प्रयास करे।